Good morning dear all students. Myself महेश कुमार यादव. Today I will discuss about anemia. देखिए एनीमिया का क्या मीन्स होगा. रिड्यूस नंबर ऑफ आरबीसी और डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन. रेड ब्लड सेल्स का नंबर कम हो जाना और उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी क्या हो जाना, कम, जो कि इसे प्रोड्यूस करेगा एनीमिया को. सबसे पहले देखिए एरोमेटिक डायग्राम हम देख लेते हैं यहाँ. सबसे फर्स्ट कंडीशन डेवलप होगा एनीमिया. एनीमिया कंडीशन डेवलप होने के पीछे क्या लॉजिक रहेगा. आरबीसी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और आरबीसी के साथ साथ हीमोग्लोबिन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा. एनीमिया होने के कारण O2 का कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऐड करता है अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को. तो यहाँ क्या हो जाएगा, O2 का कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा. O2 का कैपेसिटी डिक्रीज हो जाने की वजह से डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स हो जाएगी और हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. देखिए जो एनीमिया है वो किसी टाइप का डिजीज नहीं है, बट एनीमिया क्या है, एक साइन और सिम्टम्स है. ओके तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन ऑफ एनीमिया कि एनीमिया का क्या डेफिनेशन होगा. एनीमिया इज डिफाइंड एज डिक्रीज द आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड. मीन्स क्या होगा, एनीमिया को डिफाइन किया गया है जिसमें आरबीसी का काउंट और हीमोग्लोबिन का काउंट ब्लड में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी है ब्लड की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. बिकॉज ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बाइंडिंग कैपेसिटी होता है और उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड के साथ ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है. नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होगा फीमेल्स में, ये होगा नॉर्मल वैल्यू है इसका 12 to 14 mg/dl डेसीलीटर. नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेल में कितना होगा, 14 to 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. नेक्स्ट बात की जाए इसके टाइप्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एनीमिया, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. नाम से डिफाइन हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से जो एनीमिया प्रोड्यूस होगा उसे बोला जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. देखिए it is a loss of iron in the blood due to heavy menstruation और pregnancy. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा, लॉस होगा आयरन का. कंडीशन क्या होगा इसमें, हेवी मेंस्ट्रुएशन कंडीशन की वजह से लॉस हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से आयरन का लॉस हो सकता है, पुअर डाइट की वजह से यदि इनटेक आयरन का कम किया जाएगा तो बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन भी कम होगा. इसके लिए आप पुअर डाइट की वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. और सर्टेन इंटेस्टाइनल डिजीज और कुछ स्पेसिफिक जीआईटी से रिलेटेड डिजीज जो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन को. नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में स्पेसिफिक जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्पेशली इन चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ में. इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किस टाइप का होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो वो है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. रिपीटली, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. नेक्स्ट है पर्नीसियस एनीमिया या विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया. यहाँ देखिए ये एक कंडीशन है जो कि कोज होगी या अराइज होगी लैक ऑफ विटामिन B12 इन डाइट. डाइट में विटामिन B12 का यदि डेफिशिएंसी होगा तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया प्रोड्यूस होगा. विटामिन B12 क्या करेगा, हेल्प करता है बॉडी को हेल्दी मेकअप के लिए और आरबीसी सेल्स के प्रोडक्शन के लिए. इसके साथ साथ विटामिन B12 का मेजर फंक्शन क्या होगा, नर्व सेल्स को हेल्दी रखना. इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स. विटामिन B12 किस में पाया जाएगा,
एनिमल्स फूड में, जिसमें इंक्लूड किया गया है मीट, फिश, एग, मिल्क और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया में क्या होगा, एक फैक्टर है जिसकी वजह से विटामिन B12 एब्सेंस होगा। एब्सेंस होने की वजह से जो भी GIT है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, उसका एट्रोपी हो जाएगा। एट्रोपी हो जाने की वजह से इंट्रेंसिक जो फैक्टर होगा, जो क्या करता है, सिक्रेट करता है पेराइटल सेल्स के द्वारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, और ये मोस्टली किस में देखने को मिलेगा, परनीसियस एनीमिया फीमेल्स में देखने को मिलेगा। परनीसियस एनीमिया का दूसरा नाम है एडिसन्स एनीमिया। मोस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि किस टाइप का होगा परनीसियस एनीमिया, तो वो होगा माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। रिपीट कर रहा हूँ आपस से, किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा परनीसियस एनीमिया का, ये है माइक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। परनीसियस एनीमिया से एक मोस्ट क्वेश्चन डेवलप होगा कि स्पेसिफिक परनीसियस एनीमिया के लिए कौन सा डायग्नोसिस किया जा सकता है, तो इसके लिए एक टेस्ट होगा सीलिंग टेस्ट। नेक्स्ट यदि बात की जाए यहाँ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए, तो नाम से डिफाइन हो रहा है फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से जो एनीमिया डेवलप होगा उसे बोला जाएगा फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। देखिए ये अकर होगा लेक ऑफ फोलिक एसिड की वजह से, जिसका कि ब्लड में फोलिक एसिड का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हेल्प करता है बॉडी में नई RBC का फॉर्मेशन करने के लिए। इसका कंडीशन है कि बॉडी में इनफ हेल्दी RBC को क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। RBC यहाँ प्रोवाइड करेगी ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टिश्यू को। नेक्स्ट एंड फोर्थ टाइप होगा हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में देखिए क्या होगा, ये कंडीशन है RBC की जिसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगी RBC, और जिसकी वजह से RBC रिमूव हो जाती है ब्लड स्ट्रीम से, जिसके कारण यहाँ इसका नॉर्मल जो लाइफ स्पान है वो भी क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। यदि बात की जाए RBC के नॉर्मल लाइफ स्पान की, तो वो होगा 120 डेज। नेक्स्ट कंडीशन है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक का मीन्स जो एनीमिया है वो बोन मेरो फेलियर और बोन मेरो डिप्रेशन की वजह से डेवलप होगा। देखिए इट इज़ ए रेयर टाइप ऑफ एनीमिया, ये रेयर टाइप का एनीमिया है। इसमें बोन मेरो डज नॉट प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। जो भी बोन मेरो के द्वारा ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है तो वो इनफ अमाउंट में नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाएगा इरिथ्रोसाइट्स का, ल्यूकोसाइट्स का एंड थ्रोम्बोसाइट्स का। तो ओवरऑल ब्लड में RBC, WBC और प्लेटलेट्स का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जा सकता है, पैनसाइटोपिनिया। मेडिकल टर्म है पैनसाइटोपिनिया का मीन्स क्या होगा, ब्लड में इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट मीन्स RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाना क्या कहलाएगा, पैनसाइटोपिनिया। नेक्स्ट हम बात करें सिक्कल सेल एनीमिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्कल सेल एनीमिया। देखिए इसमें ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कंडीशन होगा बोन मेरो अबनॉर्मल, यहाँ जो RBC का शेप होगा उस अबनॉर्मल RBC को प्रोड्यूस करेगा। स्पेसिफिक यदि बात की जाए तो जो RBC का कंटेंट है वो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से O2 का जो भी कन्वर्ट होगा सिक्कल सेल शेप में, जो इजीली रप्चर हो जाता है। ये एक सब्स्टिट्यूशन है जो ग्लूटामिक एसिड और वेलिन की पोजीशन में 6 ऑफ बीटा ग्लोबुलिन पॉलीपेप्टाइड की वजह से डेवलप होगा। इसकी स्पेसिफिक कंडीशन है कि पेशेंट ऐसा जिसमें सिक्कल सेल का डिजीज रेजिस्टेंस करता है फैल्सीफेरम मलेरिया को इन चाइल्डहुड में। मीन्स ये होगा ऐसा पर्सन या ऐसे चिल्ड्रंस जिनमें सिक्कल सेल डिजीज़ डेवलप हुआ है तो उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा फैल्सीफेरम मलेरिया के लिए। देखिए इसका एटियोलॉजी क्या होगा, डिफेक्टिव RBC हो जाए जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ बोन मेरो डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा, जिसे बोला जाएगा एप्लास्टिक। नेक्स्ट कंडीशन इसमें रिजल्टिंग फ्रॉम लॉस ऑफ RBC बाई
हेमरेज, आरबीसी का लॉस हो जाए हेमरेजिक कंडीशन की वजह से, तो भी सिकल सेल एनीमिया डेवलप हो सकता है। रिजल्टिंग फ्रॉम आरबीसी डिस्ट्रक्शन बिफोर नॉर्मल लाइफ स्पान, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नॉर्मल लाइफ स्पान की वजह से भी यहाँ डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे हीमोफीलिया। इसके अलावा एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से ब्लीडिंग होगा तो भी डेवलप हो सकता है। प्रेगनेंसी में, ब्लीडिंग अल्सर में, इसके अलावा लेक ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड की कंडीशन में भी क्या हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया प्रोड्यूस हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया के कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं यहाँ, तो स्पेसिफिक हम ओवरऑल एनीमिया की बात कर लेते हैं यहाँ कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। इसमें होगा फैटीग, डिजीनेस, डिस्निया, मसल्स पेन, क्रैम्पिंग मसल्स, पेलर स्किन और एक्सेसिव टायर्डनेस। पैथोफिजियोलॉजी की यदि बात की जाए तो ईटियोलॉजिकल कोज के अकॉर्डिंग यहाँ पैथोफिजियोलॉजी होगा जिसे 2 टाइप्स से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे फर्स्ट, यदि किसी पर्सन में हेमरेजिक कंडीशन डेवलप होगा तो हेमरेजिक कंडीशन डेवलप हो जाने की वजह से सडन ब्लड क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पर्सन कहाँ जा सकता है, शोक में, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन विच इज़ कॉल्ड शोक। सेकेंड ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ब्लीडिंग की वजह से, अल्सर हो जाने की वजह से, लेक ऑफ आयरन की वजह से और फोलिक एसिड इन डाइट में डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, ईटियोलॉजिकल कोज स्टार्ट होगा। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए क्या होगा, यहाँ ग्रेजुअल लॉस होगा ब्लड वॉल्यूम का। जैसे ब्लड वॉल्यूम लॉस होगा तो हाइपोवोलेमिया हो जाएगा जिसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो जाने की वजह से O2 कैरिंग का जो कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। हाइपोक्सिया का कंडीशन डेवलप हो जाएगा और स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डेवलप हो जाएंगे जैसे कि वीकनेस, फैटिग एंड डिजीनेस। नेक्स्ट हम बात करें कुछ इसके डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की या इन्वेस्टिगेशन की कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन के द्वारा एनीमिया को डिफाइन किया जा सकता है। असेसमेंट किया जाएगा जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। आरबीसी का काउंट देखिए, नॉर्मल जो आरबीसी का लेवल होगा वो होगा 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। रिपीट कर रहा हूँ एक बार, नॉर्मल आरबीसी का लेवल कितना होगा, 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रोलीटर। नेक्स्ट देखिए, हीमेटोक्रीट वॉल्यूम चेक किया जाएगा। हीमेटोक्रीट वॉल्यूम का क्या मीन्स होगा, टोटल ब्लड वॉल्यूम में आरबीसी का रेशियो, जो कि नॉर्मल हीमेटोक्रीट वॉल्यूम की यदि बात की जाए तो मेल में होगा 42 से 52% और फीमेल्स में होगा 36 से 48%। नेक्स्ट होगा बोन मेरो एस्पायरेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है मीन कार्पिस्कुलर वॉल्यूम चेक किया जा सकता है। मीन कार्पिस्कुलर हीमोग्लोबिन चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मैनेजमेंट की तो स्पेसिफिक एनीमिया के लिए कौन सा मैनेजमेंट वैल्यूएबल होगा। सबसे फर्स्ट कंडीशन में है यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मोस्टली देखिए जब भी किसी पर्सन में एनीमिया का कंडीशन डेवलप होगा तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूज़ की जाएगी एनीमिक पेशेंट में। सप्लीमेंट आयरन का दिया जाएगा, फोलिक एसिड का सप्लीमेंट, और उसके साथ साथ टेबलेट्स दी जाएगी पेशेंट को। नेक्स्ट होगा यहाँ यदि पर्सन में टेबलेट्स की वजह से किसी टाइप का एनीमिया में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ इंट्रावीनसली भी आयरन एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। ओरल आयरन में फेरस सल्फेट दिया जाएगा पेशेंट को। फेरस सल्फेट को स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने के लिए विटामिन सी भी प्रोड्यूस दिया जाएगा, जो कि क्या है, एक पावरफुल मैकेनिज्म है आयरन का एब्जॉर्प्शन करवाने में। देखिए क्वेश्चन ये आता है कि यदि किसी पर्सन में आयरन का एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन करवाना है तो उसके लिए कौन सा कंटेंट दिया जाएगा। तो मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए यहाँ, विटामिन सी क्या करेगा, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट यदि नर्सिंग मैनेजमेंट की बात की जाए तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, पेशेंट को न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करनी है जिसमें आयरन का और फोलिक एसिड का कंटेंट एक्स्ट्रा अमाउंट में हो। पेशेंट को आईवी फ्लूइड इंसर्ट किया जाएगा जिसमें इम्पोर्टेंट रिंगल लैक्टेट होगा, एल्बुमिन होगा और साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन यदि रिक्वायर्ड है तो। एडवाइस किया जाएगा पेशेंट को आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट्स लेने के लिए। इसके साथ साथ विटामिन सी के सोर्सेज के लिए भी पेशेंट को एडवाइस किया जाएगा। न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करना है,
हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट को कि आप लोगों का जो भी प्रॉपर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंटेक करें जिसमें आयरन का कंटेंट्स एक्स्ट्रा हो, फोलिक एसिड का कंटेंट्स एक्स्ट्रा हो, और मोस्ट ऑफ एनिमल्स फूड भी आप लोगों को क्या करने हैं, इंटेक करने हैं। एनिमल्स में ही होगा, मीट होगा, फिश होगा और एग होगा। नेक्स्ट होगा कोगुलेंट, ब्लीडिंग का कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट होगा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है और फ्लूइड का वॉल्यूम भी मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होगा पेशेंट को बिकॉज किसी टाइप का एंजाइटी डिजीनियस कंडीशन डेवलप हुआ है तो। और नेक्स्ट होगा पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन भी प्रोवाइड करनी है। इट्स ओके, थैंक यू।